हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को चैनल सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, क्योंकि सबसे पहले हम जब भी वीडियो डालूं या अपलोड करूं तक सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी, रेलवे और ग्रुप डी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके लाए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रकाश टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। प्रकाश किस छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे फोटॉन कहा जाता है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के अनुसार उन्होंने माना था कि जो प्रकाश होता है यह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। दोस्तों, जो छोटा छोटा कण होता है उसे फोटॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आइए प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश होता क्या है? तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और दोस्तों, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। तो इस प्रश्न से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो दोस्तों, जो प्रकाश की तरंग होती है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। यह किसके अनुसार कहा गया है? तो दोस्तों, प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस के वैज्ञानिक के अनुसार माना गया है, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के अनुसार माना गया है कि जो प्रकाश होता है एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। लेकिन आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने माना है कि जो प्रकाश होता है यह एक प्रकार की कण की भांति व्यवहार करता है। किसके अनुसार? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के अनुसार, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के अनुसार बताया गया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, लेकिन हाइगेंस ने माना था प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है? तो दोस्तों, ध्रुवीकरण घटना के आधार पर, ध्रुवीकरण घटना के आधार पर बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। यानी कि प्रकाश संचरण की दिशा से लंबवत गति करता है, यानी कि लंबवत गति करता है, उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग कहता है। और प्रकाश तरंग की गति की दिशा से, संचरण की दिशा से लंबाई में ही अगर गति करे तो उसे अनुदैर्ध्य, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग की भांति व्यवहार नहीं करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है। किस घटना के अनुसार? ध्रुवीकरण घटना के अनुसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? तो दोस्तों, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय भांति की व्यवहार भी करता है, यानी कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। यह मैक्सवेल वैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है, यानी कि खोजा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रकाश के बारे में बात की जाए तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसी अवरोध से, जैसे मान लेते हैं कि कोई अवरोध पदार्थ रखा गया है, यहाँ से सूर्य के प्रकाश आता है तो यहाँ से अवरोध पर पड़ता है। जैसे ही अवरोध पर पड़ता है तो अवरोध के किनारे से मुड़ करके दूसरी तरफ चला जाता है। प्रकाश इस अवरोध से मुड़ेगा और किनारे से दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, इस घटना को क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि प्रकाश किसी अवरोध के किनारों से मुड़ करके दूसरी तरफ जाना, उसे क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, जो प्रकाश होता है तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसके अनुसार? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के अनुसार बताया गया है कि जो प्रकाश होता है तरंग की भांति व्यवहार करता है। और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार की कण की भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों प्रकाश जो होता है जैसे ही चिकनी पृष्ठ पर पड़ता है तो वहाँ से लौटने लगता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन की घटना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सूखा बालू क्यों चमकता है जबकि गीला बालू धुतहीन अर्थात चमकता नहीं है। यानी कि जो सूखा बालू होता है दोस्तों, जो सूखा बालू होता है उसमें जैसे धूप पड़ता है तो वह बहुत तेजी के साथ क्या करता है, चमकता है। किसके कारण यह तेजी के साथ चमकता है, तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कारण। यानी कि जैसे ही सूखी बालू पर प्रकाश पड़ता है तो वहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर वही गीला बालू है तो गीला बालू पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो उससे परावर्तन नहीं होगा, जिसके कारण गीला बालू चमकता नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो दोस्तों जो प्रकाश की वेग को सर्वप्रथम खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था रोमर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रकाश के वेग की बात की जाए तो प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में, कहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। इस प्रकाश की चाल को खोज किसने किया था, तो दोस्तों रोमर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो दोस्तों प्रकाश का जो सबसे अधिकतम वेग निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों कितना होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इस प्रकाश के वेग की खोज किसने किया था, तो दोस्तों रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो दोस्तों प्रकाश तापमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। तापमान कितना भी वृद्धि हो जाए प्रकाश के गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वैसे ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वात में वायु नहीं होता है, फिर भी प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिक होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यानी कि टेम्परेचर में कितना भी वृद्धि किया जाए प्रकाश के माध्यम की गति जो होती है चेंज नहीं होती है, यानी कि वैसे ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। यानी कि कांच को ले लिया जाए, जल को लिया जाए और हीरा को लिया जाए, और इसमें दोस्तों देखा जाए कि सबसे अधिक चाल किसमें होती है, तो दोस्तों जल में सबसे अधिक चाल होती है, इसके बाद कांच में होती है, इसके बाद हीरा में होती है। यानी कि दोस्तों हीरा में कर लीजिएगा, यहाँ पर हीरे में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक जो वेग होता है आपके जल में होता है, फिर इसके बाद आपका कांच में होता है और इसके बाद हीरा में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है दोस्तों 1 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो दोस्तों 8 मिनट में हमारे पास पहुंचता है। यानी कि चंद्रमा से जो सूर्य का प्रकाश होता है 8 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा से जो प्रकाश होता है हमारे यहाँ पहुंचता है 1 मिनट में, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश होता है वह 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण का पूरा भाग क्या होता है, लुप्त हो जाता है, और उसके किनारे वाला जो भाग होता है वह दिखाई देता है। किनारे वाला भाग दिखाई जाता है जिसे किरीट अथवा कोरोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, या पृथ्वी बीच में हो, या सूर्य बीच में हो, या चंद्रमा और या सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों जो सूर्य ग्रहण होता है आपका जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर आपका है सूर्य और यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। यानी कि दोस्तों ये अर्थ हो गया, ये आपका हो गया पृथ्वी हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, चंद्रमा हो गया, और ये आपका सूर्य हो गया। यानी कि सूर्य
सूर्य होगा और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर उसके बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत उठता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो दोस्तों जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से प्रश्न और भी बनता है कि जो चंद्र ग्रहण होता है ये आपका अमावस्या के दिन लगता है, लेकिन जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? दोस्तों जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है, और दोस्तों जो सूर्य ग्रहण होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है यह आपके अमावस्या के दिन लगता है। कहाँ पर लगता है? किस दिन को लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। और दोस्तों जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, यानी कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है, पूरे सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है यह कब होती है? तो दोस्तों जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है आपके अमावस्या को होती है, और उसकी टाइम अवधि, टाइम पीरियड कितना होता है? तो दोस्तों 460 सेकेंड होता है। यहाँ से प्रश्न क्या क्या बना है? चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। दूसरा प्रश्न बनता है सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो दोस्तों जो सूर्य ग्रहण घटित होता है ये आपके अमावस्या को घटित होता है। तीसरा प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय का लगता है? तो दोस्तों 460 सेकेंड का लगता है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा इस प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा क्या होता है? जगमगाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो दोस्तों इसमें जो पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है में रखा कोई सिक्का है, अगर आप देखेंगे उसे में तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण उठा हुआ प्रतीत होता है? तो दोस्तों यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी कोई बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, अगर उसमें आप सिक्का रख देंगे तो सिक्का एक कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह ऊपर उठा हुआ दिखाई किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न और भी बन सकता है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किसके कारण दिखाई देती है? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ती है। यानी कि जल के अंदर आप देखेंगे तो जो मछली होगा ऊपर दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ऊपर नहीं होती, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इसी प्रकार से पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो यह भी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तो दोस्तों जब पानी में लटका कोई व्यक्ति, उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देने का मुख्य कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की अपवर्तन की जब घटना होगी तो बाल्टी या पानी में रखा हुआ जो सिक्का होगा वह भी ऊपर को उठा हुआ दिखाई देगा, और पानी के अंदर आप लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी भी मुड़ी हुई दिखाई देगी, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। और इसी प्रकार से पानी में लटका हुआ व्यक्ति अगर बैठा है तो उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देगा, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सभी घटनाएं होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में डूबी हुई, यहाँ पर दोस्तों कर दीजिएगा पानी में डूबी हुई, यहाँ पर मिक्स प्रिंट हो गया है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित किसके कारण से प्रतिभासित होता है? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण परिभाषित होता है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि पानी में जैसे मान लेते बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ, इसमें कोई लकड़ी डाल देंगे तो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो वह क्या हो जाती है। तो दोस्तों जो प्रकाश की किरण जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका कोई एक मीडियम है, यहाँ पर विरल मीडियम लेते हैं, विरल माध्यम, और यहाँ पर आपका है सघन माध्यम। तो दोस्तों विरल माध्यम से जैसे प्रकाश की किरण जाती है तो दोस्तों जैसा कि आप देख लेते हैं कि यह आपका अभिलंब है। तो दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रकाश जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे आएगी। लेकिन अगर इसी को उल्टा किया जाता है, ऊपर सघन माध्यम लिया जाए और नीचे विरल माध्यम लिया जाए तो प्रकाश सघन माध्यम से दूर चली जाती है। तो समझ लेना कि जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर जाती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष जो बनने का प्रमुख कारण जो होता है, आपने कभी देखा होगा कि वर्षा होने के कुछ समय उपरांत इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटना के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंद्रधनुष की घटना कैसी होती है, वायुमंडल में वर्षा की बूंदे पर गिरने वाला अपवर्तन प्रकाश क्या होता है। जैसे वर्षा की बूंदे है, वर्षा की बूंदे पर क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन की जब क्रिया होती है, यानी कि दोनों क्रिया होती है। जैसे ही वर्षा की बूंद है उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो अपवर्तन भी होगा और परावर्तन भी होगा, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और दोस्तों इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या 7 रंग होती है। कितनी रंगों की संख्या होती है, 7 रंगों की संख्या होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो मृग मरीचिका होती है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जैसा कि एक प्रकार का मृग पक्षी है, वह बहुत प्यासा होता है। प्यासा होने के कारण वह पानी की तलाश करता है और पानी की तलाश करते समय आगे देखता है तो जैसे आपने देखा होगा कि बालू वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्रों में, और जो मृग मरीचिका जैसे ही पानी पीने जाता है तो कुछ दूर बालू चमकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात वह पानी के जैसा दिखाई देता है। तो वह मृग मरीचिका जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचता है तो वह बालू होता है। यानी कि दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका को वह पानी दिखाई देता है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन के कारण चटका हुआ जो कांच होता है यह भी चटकीला प्रतीत होता है। यानी कि कोई कांच है उसको चटका तोड़ दीजिए तो वह भी चमकीला प्रतीत होता है। यह भी जो घटना होती है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और इसी तरह से दोस्तों आपने देखा होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इतना प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाशिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों प्रकाशिक फाइबर जो होता है यह आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाया जाता है। मृग मरीचिका का केस हो चाहे प्रकाशिक फाइबर होता है, जिससे मान लेते एक प्रकाशिक फाइबर होता है, इसमें जैसे ही प्रकाश पहुंचता है इस फाइबर में, यानी कि फाइबर होता है किनारे की तरफ, जैसे ही प्रकाश पहुंचता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किसी तरह आगे पहुंच जाता है। यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशिक फाइबर सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि प्रकाश आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो मृग मरीचिका का जो घटना होता है यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों आकाश जो नीला दिखाई देता है यह आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रकाश की परिकीर्णन की घटना होती है उस समय आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन किस रंग में होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग में होता है। किस में होता है, बैगनी रंग में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। और सबसे अगर कम की बात की जाए तो सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों, जो सबसे अधिक कम की बात की जाए सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है आपके लाल रंग में होता है। लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण इसका यूज किया जाता है सिग्नल लाइट बनाने में, क्योंकि दूर तक नहीं जाएगा, यानी कि अपने ही क्षेत्र में फैला रहेगा, जिसके कारण सिग्नल बनाने में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग के कारण होती है। यही केस होता है कि आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो आवृत्ति होती है समान बनी रहती है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य में चेंज हो सकता है, लेकिन आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया है कि जो किसके कारण जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश, जैसे आपने देखा होगा कभी पर कि सूर्योदय और जब सूर्यास्त होता है तो उसमें वायुमंडल में ललिमा की किरण छा जाती है, किसके कारण? तो दोस्तों जैसे सूर्योदय से पहले ही प्रकाश दिखाई देने लगता है उस स्थान पर जहाँ पर सूर्योदय होने वाला है, इसी तरह से सूर्यास्त भी हो रहा है तब भी प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देने लगता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा गया है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किसके आधार पर आधारित है? तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर क्या है आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर यह आधारित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।